तो बताएं, आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है या कुछ डिस्कशन करना है सिंपल? मैम मुझे ना प्राण समझ में नहीं आए हैं। जस्ट हम उनको डिवीजन वाइज समझ रहे हैं या क्या मीन्स प्राण की इम्पोर्टेंस? पंच प्राण जो होते हैं वो जो हमारे एक हम ऐसे मानते हैं ना, आत्मा होती है। ठीक है, तो ये आत्मा का ही एक रूप है प्राण। ठीक है, जैसे शरीर है, शरीर में बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो मिलके शरीर को चलाते हैं। वैसे आत्मा है, आत्मा में बहुत सारे तरह के प्राण होते हैं जो इस बॉडी के मैकेनिज्म को रन करती है। ठीक है, तो ये जो प्राण है ये पंच मैन होते हैं और पंच उप प्राण होते हैं। तो इस तरह से ये टोटल 10 होते हैं और इन सब का काम शरीर में अलग अलग होता है। जैसे कि पूरे 10 सिस्टम को मिला के शरीर बनता है और हर सिस्टम अपना एक काम करता है। तो ऐसे ही ये पंच प्राण जो होते हैं, तो ये जो उदान प्राण होता है ये गले से ऊपर सिर तक होता है। तो जो गले से सिर तक जो प्राण होते हैं उनको हम उदान नाम से कहते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो उस एरिया में जो भी फंक्शंस हैं उन्हें करना। ठीक है, फिर इसके बाद में गले से लेके डायफ्राम तक जो प्राण रहता है उसका नाम प्राण ही है। ठीक है, उसको हम प्राण नाम से ही बुलाते हैं और ये पूरा रेस्पिरेटरी और हार्ट से रिलेटेड कंट्रोल करता है। फिर जो डायफ्राम से लेके पेल्विक तक रहता है वो होता है समान। वहां पर जो प्राण होते हैं उनको हम समान कहते हैं और ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है। फिर जो पेल्विक से पूरे जेनाइटल ऑर्गन्स तक रहता है वो होता है अपान। तो यहाँ पे जो प्राण है इसको हम अपान नाम से बोलते हैं और ये अपान का काम होता है बॉडी से किसी भी चीज को बाहर करना। जैसे हम यूरिनेशन करते हैं तो जो यूरिन बॉडी से बाहर आती है, फ्लो होती है, वो इस प्राण के कारण आती है। ठीक है, फिर अगर जैसे हम फ्रेश होने जाते हैं तो जो स्टूल है वो इसके कारण बॉडी से बाहर होता है। इवन जब डिलीवरी होती है तो जो बेबी बॉडी से बाहर आता है वो भी इसी प्राण के कारण आता है। तो जैसे ही 9th मंथ शुरू होता है नेटल योग में, तो उनको कुछ हम ऐसी प्रैक्टिस कराना शुरू करते हैं जिससे अपान प्राण प्रबल हो जाए। और जितना अपान प्राण प्रबल होता है उतना कम समय में बेबी बॉडी के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपान का काम। अब आखिरी बचा ब्यान। तो ब्यान प्राण जो होता है ये पूरे शरीर में फैला रहता है। तो इस तरह से ये पंच प्राण होते हैं। और जो उप प्राण होते हैं वो कूर्मा, कृकल, देवदत्त, धनंजय और एक और कौन सा मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो इस तरह से 5 प्राण, 5 उप प्राण होते हैं और इनके फंक्शन भी मैंने आपको सारे बताए थे कि इसमें जो मेन धनंजय प्राण होते हैं तो इसमें जैसे कुछ पलकों को ब्लिंक करते हैं। आप एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है कि कौन सा प्राण क्या काम करता। कुछ जैसे हम जब यॉर्निंग जबाही लेते हैं, कुछ हिचकी आती हैं उसको करते हैं मैनेज। तो उसी तरह से इसमें जो धनंजय प्राण होता है ये पूरे 10 प्राणों में ये एक इकलौता प्राण ऐसा होता है कि जब किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ये पूरे 9 प्राण उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ उसकी बॉडी में धनंजय प्राण रह जाता है। और आफ्टर डेथ ये धनंजय प्राण क्या काम करता है, उस बॉडी को डिकम्पोज करने का, उसको फुलाने का और उसे डिकम्पोज करने का। इस तरह से ये पंच मुख्य प्राण है और पंच उप प्राण है। क्लियर हुआ? मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि आत्मा को हम एक मान रहे हैं तो प्राण को हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, मतलब प्राण को क्या समझ रहे हैं? तो आप ये बताइए, आपके शरीर में 10 सिस्टम है तो क्या आप 10 शरीर को कैरी करते हैं?
शरीर तो एक ही है ना, और उसी के अंदर 10 सिस्टम डेवलप कर दिए हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस को करते हैं। कोई भी चीज टीम वर्क होती है, ठीक है। आप जैसे एक मान लीजिए आपका एक फिजियोथेरेपी सेंटर है, आप डॉक्टर हैं तो आपके फिर ढेर सारे असिस्टेंट होंगे, 2 या 3। फिर कुछ ऐसे होंगे जो उनसे भी डाउन पर होंगे कि जो साफ सफाई का काम करते होंगे, ठीक है। लेकिन जब भी वो थेरेपी सेंटर आएगा कि वो किसका है, तो उसमें आपका ही नाम आएगा। आपके साथ जो डॉक्टर्स हैं या जो क्लीनर है या जो हेल्पिंग स्टाफ है, उसका नाम नहीं आएगा। तो ऐसे ही आत्मा एक है, लेकिन वो पूरे शरीर में डिवाइडेड है 10 प्राणों में, जो कि शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग काम करते हैं। और उन 10 को मिला के हम उसे मुख्य प्राण या आत्मा कह सकते हैं। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर जो मैं समझी कि प्राण 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 एनर्जीज हैं जो पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग हाँ, नेम्ड है। प्राण एनर्जी है जो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, जैसे सपोज अभी आपको मान लीजिए अभी अगर आपको मान लीजिए कि एक स्पीकर बजाना है, तो वो साउंड एनर्जी ही क्रिएट करेगा, ठीक है। हाँ, यदि वही आप एक उसी इलेक्ट्रिसिटी से एक प्रेस ऑन कर देंगे, तो वो हीट जनरेट करेगा। तो सबके अलग अलग अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जिनको वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज और क्लियर कर लीजिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि आत्मा के 10 प्रकार हैं, ठीक है। क्योंकि वो आत्मा तो वो एनर्जी है कि जो बिल्कुल प्योर है। आत्मा हमेशा प्योर कॉन्शियसनेस विशुद्ध रहती है, लेकिन उसके ऊपर जब माया, अविद्या, इन सब के आवरण आते हैं, तो वो उस उनसे भ्रमित हो जाती है और उन्हीं को अपना यथार्थ सत्य मान के काम करती है, और तब ये प्राण भी डेवलप होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे बॉडी है तो उसकी एनाटॉमी जो है वो प्राण है ना। क्योंकि जैसे कि अगर हम साइंस में जाते हैं, तो हम बॉडी को डिफाइन करते हैं ना कि स्मॉलेस्ट यूनिट मान लीजिए सेल है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर सिस्टम बनते हैं, फिर सिस्टम को मिला के बॉडी बनती है। तो ऐसे ही जब हम योग आयुर्वेद में जाते हैं, तो पंच प्राण हैं, पंच उप प्राण हैं, षठ चक्र हैं, त्रिशरीर हैं, ये सारी चीजें, पंचकोश हैं, इन सारी चीजों को मिला के बॉडी बनती है। तो ये एनाटॉमी है अकॉर्डिंग टू योग और आयुर्वेद। क्लियर भैया? मैंने आपको एक व्हाट्सएप भेजा है, देख लिया आपने? हाँ, मैंने देखा और आपका बहुत, मेरी जिज्ञासा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 60 दिन का चावल। हाँ, 60 दिन जी, का चावल, वो अचानक आज मुझे कहीं दिख गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज हालांकि था। वो मेरी भी जिज्ञासा थी कि वो मैं ग्रुप में भी कर दूंगी फॉरवर्ड, तो सभी लोगों को भी मिल जाएगा। तो वो मेरी भी एक जिज्ञासा थी कि आखिर वो क्या है, अचानक दिखा, तो हमने कहा शेयर करती हूँ आपको। स्टूडेंट्स होते होंगे। जी श्वेता जी, श्वेता आप कुछ दीदी, बोल आप रहे हैं? म्यूट कर लें, आपका अनम्यूट हो गया है। सॉरी सॉरी सॉरी। मैडम, हम लोग शिष्य कितने अच्छे हैं नहीं मालूम, लेकिन गुरु के रूप में आप एक बहुत दिन पहले की एक शंका, जिज्ञासा थी, जो आपने ढूंढ के आज भेज दी। एक्चुअली वो मेरी भी थी ना, जी हाँ, जी हाँ, है ना। जी हाँ, क्योंकि क्या जी हाँ। होता है ना कि बहुत सी चीजें शायद हम ऐसे ही सीखते हैं। नहीं, जी हाँ, जब क्वेश्चन रेज होते हैं तो कुछ हम सॉल्व कर पाते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। तो एटलीस्ट वो फिर माइंड में कहीं रहता है और हम उसको तलाशते तो रहते ही हैं। जी हाँ, तो नॉलेज बढ़ाने का एक हमेशा सबसे अच्छा तरीका कि आप लर्निंग मोड में रहें। कभी भी ये ना सोचे कि नहीं मैंने तो बहुत सारा पढ़ लिया या मुझे बहुत आता है। जी हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से उस दिन लाइफ खत्म हो जाती है जिस दिन आपका लर्निंग मोड खत्म हो जाता खत्म हो गया, बिल्कुल। है ना। तो आप कितनी भी एज के हों, कोई मैटर नहीं करता है। किससे लर्न कर रहा है वो भी मैटर नहीं करता। जी हाँ, हो सकता है कि आज हम 60 साल 65 साल के हों और एक छोटे बच्चे से कुछ लर्न कर लें। आजकल तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। जी हाँ।
कि एक एप्लीकेशन हमसे यूज करते नहीं बन रही तो हम उसको बुला के उससे सीख लें, क्योंकि हमसे ज्यादा एडवांस बच्चे हो जाते हैं, जी है ना। तो ये मोड हमेशा ऑन रखें। मैडम, आपने पंच प्राण का बताया कि अलग अलग हिस्से में शरीर के प्राण होते हैं। आपने बताया व्यान वायु पूरे शरीर में होती है, तो व्यान वायु, और अगर मैं पंच कोशा की तरफ जाऊं, अन्नमय कोशा के बाद प्राणमय कोशा है, तो वो जो प्राणमय है वहां पर प्राण का स्थान बताया गया है। वो प्राण हाँ। और ये पंच वायु वाला जो प्राण है, पंच वायु भी इसको बोलते हैं, आदान उपान व्यान एंड समान वायु एंड प्राण बिल्कुल। वायु भी बोलते हैं जी। तो ये दोनों में क्या अंतर है मैम? एक्चुअली जो पंचकोशा है ना, ये एक बहुत ही, मतलब इस पर अभी बहुत अधिक रिसर्च चल रहे हैं और इस पे बहुत काम करने और समझने की जरूरत है। तो हम जितनी भी चीजें लेते हैं, जैसे चक्रास लें या त्रिशरीर लें या चेतना की अवस्थाएं लें, कुछ भी लें, ये सब पंचकोश में इन्वॉल्व है। तो जो पंचकोश शायद आप लोग ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा, मुझे नहीं जी मालूम आप लोग ने कितना पढ़ा, लेकिन उसमें जो 5 कोश होते हैं, तो जो जैसे सबसे पहले अन्नमय कोश होता अन्नमय कोशा प्राणमय है ना। जी। तो मनोमय अन्नमय कोश विज्ञान। जो होता है वो हमारा पूरा स्थूल शरीर है, जिसको हम टच कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन से हम फील कर सकते हैं। वहीं जब हम प्राणमय कोश में जाते हैं, तो प्राणमय कोश हमारी पूरी एनर्जी बॉडी है। तो जितनी भी तरह की एनर्जीज होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी बहुत सारी एनर्जी है, हमारी में इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है, साउंड एनर्जी भी है, मैकेनिकल एनर्जी भी है, मैग्नेटिक एनर्जी भी है, तो बहुत सारी टाइप ऑफ एनर्जीज हमारी बॉडी में है। तो ये सारी जो एनर्जीज होती हैं, ये पूरी की पूरी प्राणमय कोश में आती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जब हम मनोमय कोश में जाते हैं, तो जितना भी हमारा माइंड और थॉट वाला प्रोसेस है, वो पूरा मनोमय कोश में जाता है। तो अभी जो सबसे अधिक रिसर्च चल रहा है वो मनोमय कोश में चल रहा है, भावनाएं क्योंकि वगैरह जितनी भी बिल्कुल सारी चीजें इसी में आएंगी। तो जितनी भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं, ये मनोमय कोश से एक्टिवेट होते हैं। तो इसीलिए चूंकि अभी WHO ने अबव 90% जो बीमारियां हैं उनको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में रखा है, और जो उन्होंने लिस्ट पब्लिश की उसमें एड्स कैंसर से लेके कफ कोल्ड जैसी तक बीमारियां हैं, सिंपल, है ना। तो ये पूरी जो इनके सीड्स होते हैं वो मनोमय कोश में ही रहते हैं, और वहीं से इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपके मनोमय कोश में बहुत सारे बीज पड़े हैं आपके विचारों के, वो पड़े रहते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम सेवंती होती है ना, उसका जो बड होता है वो जमीन में पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही ठंड आती है, या उसका पेड़ भी रहता है तो वो रहा आता है, लेकिन जैसे ही ठंड आती है तो वो अपना फ्लोरिश होना, फ्लावर देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ सीड्स जो हैं, जो हम लगातार अपने माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सब के थ्रू उसमें हम बोते रहते हैं, मनोमय कोश में, या डालते रहते हैं वहां की जमीन पर। अब मनोमय कोश में जब भी जिस सीड के लिए फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, वो फ्लोरिश हो जाता है। और जब वो फ्लोरिश होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप बारिश में भीगे और आपका ये एक बिलीफ पैटर्न है कि हम भीगते हैं तो बीमार पड़ते हैं या कफ कोल्ड हो जाता, तो जैसे ही आप बारिश में भीगे तो आपके मनोमय कोश में जो एक सीड पड़ा हुआ था कफ कोल्ड का, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, सपोर्ट मिल गया, क्योंकि आपके माइंड का बिलीफ पैटर्न वो है। तो वो क्या करेगा, तुरंत फ्लोरिश होगा और उसका इफेक्ट पहले प्राणमय कोश में आएगा और फिर वहां से अन्नमय कोश में। तो जैसे ही उसका इफेक्ट अन्नमय कोश में आया, तो क्या होगा, बॉडी में सिम्टम क्रिएट होंगे। हो सकता है रनिंग नोज हो जाए, हो सकता है बहुत कफ हो जाए, या हो सकता है बहुत खांसी आने लगे या ठंड लगने लगे, वो कुछ भी हो सकता है, या आंखों से आंसू निकलते रहे, तो वो जो भी आपका होता है, या फीवर हो जाए। तो अब जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो एलोपैथी के अकॉर्डिंग
वो सिम्टम देखेंगे कि ठीक है, रनिंग नोज है, कफ कोल्ड भी है, मतलब आपको सर्दी खांसी हुई है, आप इसकी मेडिसिन ले लो, आप ठीक हो जाओगे। आपने वो मेडिसिन ली, आप ठीक भी हो गए, लेकिन आपका ठीक क्या हुआ? अन्नमय कोश, वो जो सीड था मनोमय कोश में, वो तो एज इट इज है। मान लीजिए उसको 6 महीने बाद फिर फेवरेबल कंडीशन होती तो वो फिर फ्लोरिश होगा। तो अगर वो खत्म करना है तो उस पे कहाँ काम करना पड़ेगा? मनोमय कोश पे, और उस सीड को वहां से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। तब आप पूरी तरह से उस बीमारी से मुक्त कहलाएंगे। तो इस पे एस व्यासा वगैरह जहां पर मैक्सिमम एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स की टीम है, वो सब इस पर अभी बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सीक्वेंस होता है कि जैसे कोई सीड को एक फेवरेबल कंडीशन मिली, वो फ्लरिश होना शुरू हुआ, आपके एनर्जी लेवल में चेंज आने लगेगा, वो जहां पर भी उनके इफेक्ट्स होने हैं वो वीक होने लगेंगे, उस जगह का ऑरा वीक होने लगेगा, और फाइनली वो फिर अन्नमय कोश में आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 कोशों पर अभी बहुत अधिक काम चल रहा है, और अगर इन 3 कोशों को बहुत अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीजों को तो ट्रीटमेंट हम खुद ही कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कोश है। और चौथा होता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश होता है बुद्धि का कोश, इंटेलिजेंस का। लेकिन इंटेलिजेंस ये नहीं कि हमने केमिस्ट्री पढ़ ली, हमने फिजिक्स पढ़ ली। इंटेलिजेंस वो होती है जो खुद से सेल्फ की खोज में जो हमारी बुद्धि जागती है। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, मेरे आने का महत्व क्या है, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, मेरे यहाँ रहने का अर्थ क्या है, मैं कब तक रहूंगा, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, फिर क्या होगा। तो ये सब चीजें जब क्वेश्चन माइंड में आने लगते हैं तो आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, और वो होता है आपकी इंटेलिजेंस जागृत होने का, या विज्ञानमय कोश। और जब विज्ञानमय कोश आप पूरा पार कर लेते हैं, मतलब आपने इस पूरे ज्ञान को पा लिया, आप केवल ज्ञान में पहुंच गए, और आप आनंदमय कोश में आ जाते हैं, जहां पर प्योर कॉन्शियसनेस है। अब उसे आप आत्मा कहें, परमात्मा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वहां पर किसी भी तरह का, चूंकि वो प्योर कॉन्शियसनेस है, तो किसी भी तरह का दुख, दर्द, वेदना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आनंद है। और वहां पर सिर्फ आनंद की ही परिणति होती है, इस कारण उसको आनंदमय कोश कहा जाता है। मतलब आनंदमय कोश में पहुंचने के बाद हम ये कह सकते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। और फिर वहां से यात्रा शुरू होती कि अपने आप को, वो जो एक प्योर कॉन्शियस है, उसको सुपर कॉन्शियस से हम मिला दें। तो इस तरह से ये कोशों का वर्णन होता है, और ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोलती कि आपके जो बुक्स नोट्स हैं उनको एग्जाम होने के बाद आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अभी एक प्रेशर में पढ़ रहे हैं तो शायद उतने व्यूज ना मिले, लेकिन जब आप फ्री माइंड को पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं, आराम से पढ़ो, अगर एक पैराग्राफ में भी एक दिन लग जाता तो कोई बात नहीं, तब आपको जो व्यूज मिलेंगे वो बहुत डिफरेंट मिलेंगे। रितु जी, भैया आपका हो गया ना क्वेश्चन पूरा? जी हाँ, रितु जी, थैंक यू। मैम इसी पे कोश पे थोड़ा सा दोबारा समझना था। जैसे अन्नमय कोश हुआ तो वो जो हम स्थूल शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा स्थूल शरीर है। और प्राणमय कोश हुआ कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे अंदर आत्मा, जो हमारे अंदर प्राण एनर्जी, है, नहीं एनर्जी। एनर्जी से है। अच्छा, और मनोमय कोश हो गया कि जो हमारी मन की स्थिति है, माइंड एंड थॉट। माइंड एंड थॉट। और विज्ञानमय कोश कि जो हम अपने आप को पहचान रहे हैं, अपने आप को आध्यात्मिक, समझना। आध्यात्मिक बुद्धि कह सकते हैं हम इसे, कि जो अध्यात्म की ओर बुद्धि जागती है ना, वो कह और सकते हैं। और आनंदमय कोश हो गया समाधि की जो हमारी स्थिति है। आत्मा का निवास भी कहते हैं कई बार इसको। मैम बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया आपने। अभी तक तो इसको पढ़ के समझ नहीं आ रहा था, अब इसको समझ के ना अब लग रहा है कि हाँ ये अब कर सकते हैं।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एस वैसा बैंगलोर में तो इस पे बहुत रिसर्च चल रहे हैं, क्योंकि ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स ही देखिए, अगर 90% बल्कि 95% अब WHO ने डिक्लेयर की हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, और ये वो हैं कि जो मनोमय कोश की विकृति के कारण हो रही हैं। तो यदि उसको ही ठीक कर ले व्यक्ति, तो अगर 90-95% बीमारियों से बच सकता है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है कि जिनसे हम बच के सुरक्षित और हेल्दी रह सकते हैं। मैम जैसे मेडिटेशन करते हैं तो वो हमारे मनोमय कोश पे काम करता है ना मेनली? नहीं, वो सारे कोशों पे काम करता है। इस आपका पंच कोश का भी मेडिटेशन आएगा, जैसे ये चक्रास का हुआ ना, वैसे पंच कोशस का भी आएगा। ठीक है। उसमें भी टाइम लगेगा। जैसे अभी चक्रास के मेडिटेशन में हमको काफी लगभग पूरा मंथ लग गया, एक तरह से देखा जाए तो उसमें भी टाइम लगेगा ना, क्योंकि लगभग चक्रास पे करते हुए और हर दिन हम डिफरेंट कर रहे हैं, सेम रिपीट नहीं कर रहे हैं, तब 1 महीने से ऊपर हो गया है। अगर उसको 1-1 हफ्ते भी रिपीट करते तो शायद 1 आध साल निकल जाता। तो ये पंचकोश भी जो हैं, ये बहुत ही इस पे लार्ज स्केल पे काम चल रहा है। तो इनको समझने की, इन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। मैडम, जैन दर्शन के हिसाब से 10 प्राण बताए हैं। 5 इंद्रियां हो गए, 3 बल, मन वचन काया, आयु और एक और क्या था, श्वास। तो ये 10 प्राण अलग हैं और ये पंच प्राण अलग हैं। देखिए, ये तो सबकी अपनी-अपनी फिलॉसफी है। जो 10 प्राण 10 वायु या 10 प्राण जैन में हैं, वो योग में नहीं होंगे। है ना? जैसे एलोपैथी है कि वो सेल, टिश्यू, ऑर्गन ये डिवीज़न मानता है, तो वो योग में कहीं भी नहीं है। तो हम जिसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, हमको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि वो चीज़ें सेम मिलेंगी। जैसे उसमें भी आप अगर 10 प्राणों को देखेंगे, तो इसके आस-पास ही उसके काम मिलेंगे। ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत डिफरेंट मिल जाए। जी। तो हर इसमें अलग-अलग माने गए हैं। और अब ये वही चीज़ है कि अगर उसको कोई एक टॉपिक लेके उसको पूरा डेप्थ में पढ़ें, हर चीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो शायद उन्हें फिर उनका एक जो बोलते हैं ना कि कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है। कोऑर्डिनेशन, हाँ, उनका एक वो कोऑर्डिनेशन, कंपैरिज़न दोनों हो सकता है। निधि जी? मैम, मनोमय कोश का जब मैंने वो पढ़ा था कि 90% साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, तो उस पर मैंने जो चिंतन किया, क्या वो सही है आपको बताएँ? मैंने वो फ़ील किया कि जो भी हमारी बीमारियाँ होती है, वो इसलिए 90% कैटेगरी में आ रही है क्योंकि थॉट्स जब बुरे होंगे तो वो अंदर सेल डिस्ट्रक्शन या जो भी वो प्रोसेस चलेगा कि वो हमारे शरीर को खराब कर रहा है। और कहीं न कहीं जब हम कोई भी तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, तो वो अल्टीमेटली हमारे मन को ही तो सुधार रहा है, वो हमें जोड़ रहा है अपने इनर वर्ल्ड से। तो कहीं न कहीं मन के थॉट्स की प्योरिटी हो रही है, तभी तो वो डिज़ीज़ेज़ जो मन के द्वारा हो रही थी, वो मन से ही खत्म हो रही है। ऐसा हम समझ रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और कहने में बिल्कुल। भी यही आता है कि मानसिक बीमारी है, कभी ऐसा नहीं आता कि माइंड की बीमारी है या बुद्धि की बीमारी है, शरीर की बीमारी है। कहने में भी यही आता है कि मानसिक बीमारी है और मानसिक रूप से बीमार है, और इसलिए उसने मेडिटेशन, योगा वाले प्रोसीजर्स किए, तो वो मन से ठीक हुआ, तो उसका सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल। एक्चुअली ना, जो माइंड है वो बहुत पावरफुल टूल है हमारे पास, है ना? जिसको हम, चूँकि वही है कि उसके साथ कोई मैनुअल नहीं था, तो हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं, कि उसको हम बस ऐसा ट्राई कर के देखते जाते हैं कि क्या ये कर सकता है, क्या ये कर सकता है। तो अब जो जिस चीज़ के लिए अवेयर हो गया वहाँ तक पहुँच पाता है, और जो अवेयर नहीं हुआ, वो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कॉन्शसनेस पे। मैं आपको वो कॉन्शसनेस का स्केल दिखाती हूँ, मैंने कई बार ज़िक्र किया है, आज मैंने खोज के रखा था। मैं दिखाती हूँ आप लोग को ना, 1 मिनट। हुँ। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि विज्ञान हाँ, में 1 मिनट ये कर लेते हैं, ये चूँकि अब स्क्रीन शेयर हो गई है, ठीक है?
फिर आपका क्वेश्चन देखते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? ओके, देखिए, तो इसमें आप देखिए कि ये जो एक फनल शेप का दिख रहा है आपको, है ना? ये जो फनल शेप का है, ये डेविड हॉकिंसन ने ये स्केल दिया हुआ है, ये नेट पे आराम से अवेलेबल है। अब इसमें आप देखिए कि इसका नीचे पॉइंटेड है, जिसको अल्फा पॉइंट कह रहे हैं, और ये धीरे धीरे ऊपर ब्रॉड होता जा रहा है और ये ओमेगा तक आ रहा है, जो इसकी लगभग 250-300 तक की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये ब्रेन रेज के यूनिट हार्ट्स पर है। तो लगभग 250 हार्ट्स तक ये कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस है, ये जो रेड कलर दिख रहा है। और 250 पर जहां न्यूट्रल हो जाती हैं वेव्स, तो उसके ऊपर जब पॉजिटिव उठती हैं तो ये एक्सपेंडेड है। तो जो नीचे हैं, तो जैसे शेम 20 पर, गिल्ट 30 पर, तो इस तरह से ये ग्रीफ, फियर, ये इस तरह से जो है 250 तक नेगेटिव रहती हैं। और ज्यादातर, मतलब ऐसा माना जाता है कि 80% लोग 250 के नीचे ही रहते हैं। और फिर जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती है, मतलब विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, जॉय, पीस, तो ये ऊपर की तरफ ये एक्सपेंड होती रहती हैं। और 700 के ऊपर ये अल्टीमेट या प्योर कॉन्शियसनेस को रिच करने लगती हैं। तो इस तरह से ये डेविड हॉकिंसन ने कॉन्शियसनेस का स्केल दिया है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे थे अभी तक, जो भी कर रहे थे। बोले निधि जी। मैम, ये विज्ञानमय कोश को हम जितने भी संत और ऋषि होते हैं उनसे कर सकते हैं कि उनका बिल्कुल विज्ञान। बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर ये सारे क्वेश्चन शुरू होते हैं, तभी वो उस ओर बढ़ते हैं। उनकी तलाश में ही वो उस मार्ग पे आगे चलते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी मैम, ये को? कॉन्शियसनेस का आपने जो चार्ट दिखाया, इसको क्या प्राणायाम और मेडिटेशन से ऊपर अपन पिरामिड में ऊपर जा सकते हैं? तो रिवर्स इसमें पिरामिड है। एक्चुअली जो कॉन्शियसनेस है, वो किसी एक चीज से मेंटेन नहीं होगी, है ना? क्योंकि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, जो आपके होने का वजूद है, आपके सोचने का वजूद है, आपके समझने का वजूद है, आपके सीखने का वजूद है। हर चीज का बेस आपकी चेतना है। आज आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो आपका चेतना का स्केल के कारण। अदरवाइज सभी एक तरह की लैंग्वेज यूज करते। आप थोड़ा सा लोअर कॉन्शियसनेस पे जाइए, तो आप वहां की लैंग्वेज देखिए, क्या ऐसी ही मिलेगी जैसे आप बोल रहे हैं? नहीं मिलेगी, है ना? तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये इम्प्रूव सिर्फ एक चीज से नहीं हो सकती, इसमें आपको ओवरऑल काम करना पड़ेगा। आपको शारीरिक चेतना को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें आपके आसन, प्राणायाम काम करेंगे। आपको मानसिक चेतना को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें आपके प्रत्याहार, ध्यान काम करेगा। फिर आपको अपनी भाव चेतना को भी जगाना पड़ेगा। आपकी जो विचार चेतना है, भाव चेतना, अगर आप ये दोनों चीजें मान लीजिए बहुत सफिशिएंट कर ले रहे हैं, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव ही है, वो वैसी ही चल रही है, तो पॉसिबल है क्या कि चेतना ऊपर उठ पाए? हालांकि जब आप आसन और प्राणायाम, ध्यान ये सब करने लगते हैं, तो आपकी थॉट प्रोसेस में ऑटोमेटिक चेंज आता है। ये उसका एक साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं, जो एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट आपको मिलता है, कि वो अनजाने में आप चाहें या ना चाहें, वो चीज आपको मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर उस पर भी हम थोड़ा सा काम करें, आहार, विहार, विचार, इन 3 पर, तो जब ये पूरे पांचों चीजों कॉम्बिनेशन होगी और आप इन पांचों को ऊपर की ओर उठाएंगे, तब सबसे अच्छा तरीका होता है चेतना को ऊपर ले जाने का।
मैडम जैसे अंतरंग योग जो है, मतलब धारणा, ध्यान और समाधि, ये हमारे चेतना लेवल पे ही ऊपर उठाने के लिए होता है, कॉन्शियसनेस के लिए ही है। मतलब अष्टांग योग में ठीक है, मतलब शुरू के जो 4 हैं वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 जो है ये बहिरंग है, ये शरीर लेवल पे करते हैं। लेकिन धारणा, ध्यान और समाधि जो है ये तो अंतरंग चेतना को बढ़ाने के लिए है ना, तो देखिए कॉन्शियसनेस को ही बढ़ा रहा है। देखिए इसमें कॉन्शियसनेस अपने आप बढ़ेगी। आपने यम का पालन किया, मतलब आपने पंच महाव्रत पाल लिए, जी हाँ। तो आपका जो विचार शुद्धि तो अपने आप हो गई ना, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि। फिर आपने नियम का किया और इसमें आपकी आहार शुद्धि भी हो गई, है ना? फिर आपने नियम का किया तो आपकी पूरी जो सामाजिक शुद्धि होती जो सेल्फ शुद्धि होती है, कि जो शौच होता है कि अंदर बाहर से आप शुद्ध रहें, साफ रहें, वो हो गया। अब उसके बाद जब आसन पे आए तो आपका हर एक चक्र बैलेंस होने लगा, आपका कोश बैलेंस होने लगा, क्योंकि हर एक आसन का किसी न किसी चक्र कोश पर इफेक्ट होता है। तो आप कर वो शरीर के लिए रहे हैं, लेकिन आपको उसका एक जो पॉजिटिव साइड इफेक्ट है वो भी मिल रहा है, कि आपने मान लीजिए एक आसन किया, उसका मान लीजिए नेवल के आसपास इफेक्ट होता तो आपका मणिपुर बैलेंस होने लगा। मणिपुर बैलेंस होने लगा तो वहां के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे लीवर, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, उनके सिक्रेशन बैलेंस होने लगे। उनके सिक्रेशन बैलेंस होने लगे तो उनसे जो थॉट्स होते हैं वो बैलेंस होने लगे। ठीक है, तो जब तक आप आसन पे आए तो आप तो वैसे ही काफी सध गए। फिर आपने जब प्राणायाम आया तो प्राणायाम सबसे अच्छा तरीका होता है अपने मन पर विजय पाने का, या मन की चंचलता को स्थिरता में बदलने का। तो जब मन स्थिर होने लगा, और मन स्थिर का मतलब क्या, कि हम बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि थॉट्स वंडरिंग कर रहे, घूम रहे, हमारे अनजाने में ही घूम रहे हैं। हम जस्ट ऐसे बैठे हुए हैं और आते जा रहे हैं, थॉट्स जाते जा रहे हैं। नहीं, आप जब प्राणायाम करेंगे तो आप सजग हो जाएंगे। और जब आपकी प्राणायाम पे सिद्धि हो गई, मतलब आपके मन में उठने वाले विचारों पे सिद्धि हुई, तभी आप मन स्थिर कर पाए। ठीक है, और 5वें भाग में आपने मन को भी अंदर कर लिया, सारे सेंस ऑर्गन के साथ। तो आपने यही तो किया ना, शारीरिक, मानसिक, आहार, विचार और आहार, इन सब पर कंट्रोल कर लिया। तो चीज तो वही है, कहने का ढंग थोड़ा सा अलग है। तो जब तक आप अंतरंग पर आएंगे तो आपकी सारी चीजों पे कंट्रोल हो चुका है। तो कॉन्शियसनेस उस समय तक ही काफी ऊपर उठ चुकी है। आपको बिना उसके लिए अलग से नहीं करना है कि अब मेरा कॉन्शियसनेस, वो तो आपको मिलेगी ही साइड इफेक्ट के रूप में, है ना? जैसे यम में सत्य है, आप सदैव सत्य बोलेंगे तो आपकी वाणी सिद्धि हो जाएगी, कि आप जो बोलेंगे वो होने लगेगा। तो उसके लिए आपने एफर्ट थोड़ी किया है, उसके लिए आपने बस ये बोला कि हम सत्य बोलेंगे हमेशा। तो इसको अलग से इसमें नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक ऊपर उठा रहा है कॉन्शियसनेस को, क्योंकि यदि कॉन्शियसनेस को ऊपर नहीं उठाएगा तो आप यम से ऊपर ही नहीं उठ सकते हैं। आज देखिए, आप यदि आप 50 लोगों से बात करें, 100 लोगों से बात करें, तो 100 के 100 बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे तो योग करना है, बस मुझे तो ध्यान शुरू शुरू करना, मुझे तो ये करना। लेकिन आप बोलेंगे आओ बैठो मैं कराता हूँ कल से, वो भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट कराएं, वो 100 में से 10 नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत लो है, और लो कॉन्शियसनेस लेवल उसको ऊपर उठने ही नहीं देगा, है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम एक बहुत कोई झोपड़पट्टी में लोअर क्लास में जाते हैं, तो वो जनरल बात करते हैं, तो उसमें भी प्यार से बात करेंगे कि तो उसमें भी 4 शब्द मिस लैंग्वेज के हो जाएंगे, और वो प्रेम भाव होता है। और आप गुस्से में भी बात करेंगे तो भी नहीं होगा। अब आप उस व्यक्ति को अपने कॉन्शियस से मिलाएं, या उसकी कोशिश करें ऊपर उठाने की, तो नहीं होगा। तो योग में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि योग चूंकि एक सिद्धि है जो पूरा लाइफ मैनेजमेंट सिखाता है, और जब आप लाइफ मैनेजमेंट सीखते हैं तो आपके लाइफ से दुख, दर्द, वेदना, ये सब निकल जाता है, परमानेंट खत्म हो जाता है। तो ये एक सिद्धि है कि आप एक स्टेप जनसाधारण से ऊपर खड़े हो गए हैं। तो इसीलिए ये हर व्यक्ति नहीं हासिल कर सकता, हर व्यक्ति नहीं आएगा इस साइड।
वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना लेगा, बहाने बना लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन वो नहीं आएगा, क्योंकि उसकी डेस्टिनी में वही दुख दर्द तकलीफ है, तो वो झेलेगा। अब जैसे हम सभी को मालूम है कि भाई एक तपश्चर्या का हम मार्ग अपना लेते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, तो हमारी बहुत उन्नति होगी, लेकिन क्या हम जा पाते हैं? क्योंकि हमारी डेस्टिनी यही है। हाँ, अब अगर इससे और ऊपर कॉन्शियस हमारी बढ़ गई, क्योंकि जो जाते हैं कहीं ना कहीं उनका कॉन्शियस हमसे ऊपर है, तभी वो जा पा रहे हैं। सिंपल है ना, मान लीजिए आपके पॉकेट में आज 2,000 रुपए हैं, तो आप पीवीआर में देखने जा रहे हैं मूवी। 50 रुपए हैं तो एक जनरल थिएटर में जाएंगे। तो आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपके पास क्या है, आप वही कर पाओ। तो इसीलिए योग में आप कितना भी बोल लीजिए, योग में लोग नहीं आएंगे। तो ये एक रीजन होता है। कहीं ना कहीं सब उस स्टेप्स में मैडम कॉन्शियस को इनलार्ज करना, सुपर बनाना ही उद्देश्य है। चाहे बिल्कुल, वो जैन धर्म का आध्यात्मिक रास्ता है, प्रार्थना, कोई प्रतिक्रमण, भी धर्म हो। सामायिक, या फिर जो प्रतिमा जी लेती हैं, या श्रावक के 28 मूल गुण हैं, या मुनि महाराज के 48 मूल गुण हैं, सभी का उद्देश्य एक यही है कहीं ना कहीं, चाहे यही वो है, अष्टांग योग है, चाहे कि कॉन्शियसनेस में जाना अल्टीमेट यही है। आज आप है। प्रतिमा जी लेते, उसमें भी तो पंच महाव्रत रहते हैं, है वही। है ना, उसमें भी तो वो है। तो सिंपल सा बस बेसिक यही है कि हर धर्म ये बोलता है कि अपनी कॉन्शियसनेस को फैलाओ, ऊपर बढ़ो। और कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे धर्म धर्म को आडंबर के रूप में हम उल्टे चलने लगते हैं, कि जितनी फैली है ना उसको भी सिकोड़ने लगते हैं। तो ये मतलब इसमें बहुत सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है, और खुद को एनालिसिस करने की जरूरत है। कई बार मालूम लोग एडिक्ट हो जाते हैं, उनको एडिक्शन हो जाता है, जैसे पूजा करने का। अब जैसे बहुत से ऐसे सर्किल में कई बार बात होती है, तो कुछ फ्रेंड बोलती है यार मुझे तो 1 घंटे पूजा करने में लग जाते हैं, मेरी सासू जी ने घर में इतने सारे भगवान रख दिए हैं, तो सबको नहलाओ, सबके कपड़े चेंज करो, सबकी पूजा करो, तो 1 डेढ़ घंटे से ऊपर लग जाते हैं। और जब अपन बोलो कि यार क्या जरूरत है, हटा दो ना, एक भगवान रखो बस। बोले इतना टेंशन रहता है, यहाँ उनको हम जल डाल रहे हैं, वहां से बाई आवाज दे रही है, यहाँ कपड़े पहना रहे हैं, वहां से फिर कुछ और किचन से आवाज आ रही है। और जब हम उनको बोलते कि भाई नहीं नहीं, वो फिर ना बहुत गड़बड़ हो जाएगा, सासू माँ ने बोला था, फिर वो परिवार में ऐसी चीजें दिक्कतें हो जाएंगी, कुछ अनिष्ट ना हो जाए। तो वो पूजा भाव डर का पूजा भाव है, समर्पण का पूजा भाव नहीं है, है ना। तो आज हम लोग, ज्यादातर लोग इसी भाव में पूजा कर रहे हैं, तो वो हमको, हमारी कॉन्शियसनेस को नहीं बढ़ा सकता कभी भी। और चूंकि योग इसलिए ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, जब तक आसन आसन से ही शुरू करते हैं मोस्टली, और आसन में हम अपना पूरा फोकस शरीर पर रखते हैं, और उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में हम, हमारी चेतना ऊपर उठती जाती है। अगर हम यम से बोले कि नहीं भाई बिना यम के हम तो आगे ले ही नहीं जाएंगे, तो जो 10 लोग देख रहे हैं ना, वो भी नहीं देखेंगे। तो ये ऋतु, निधि, सॉरी मैं डाइवर्ट कर देता हूँ, एग्जाम तो अपन पास कर लेंगे, लेकिन मैडम का जो ज्ञान मिलता है वो अद्भुत है। थैंक यू सर, थैंक यू भैया। इसलिए सॉरी अगर मैं डाइवर्ट कर देता रितु जी कुछ बोल रहे हैं आप? मैम उसी बात पे बोल रही थी, जब आपने ये टॉपिक शुरू ही कर दिया तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि मैम हमारे लिए थोड़ा सा, हमारे ऊपर बहुत बड़ा मैम का एक एहसान है कि मैम हमें टाइम दे रही हैं मेडिटेशन का और योगा का। तो प्लीज सारे जो भी कर सकते हैं, थर्सडे से योगा क्लासेस स्टार्ट कर रही हैं मैम, तो ज्यादा से ज्यादा हम ज्वाइन करें, ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। और सैटरडे सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। थर्सडे से योगा स्टार्ट है, मेडिटेशन ऑलरेडी हमारी चल रही है जो कि अल्टीमेट है। हमें तो एबीसीडी भी नहीं पता था, मैम ने जो चीजें हमें समझाई हैं,
तो वो अल्टीमेट है, तो प्लीज सब लोग ज्वाइन कर ले। सब बीच में छोड़ रहे हैं तो मैंने इसीलिए सॉरी बीच में डिस्टर्ब किया। हाँ, ये तो मेरी भी तरफ से मैं बोलूंगी कि सभी को ज्वाइन करना चाहिए। आपको ये मतलब एक वो होता है ना, फल जब तक चखेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कैसा है उसका रस। तो मतलब नथिंग, मतलब हमने खुद ने टेस्ट अभी योगा का नहीं किया, मगर फिर भी इतना विश्वास है क्योंकि हमने जो मेडिटेशन में रस चख लिया है ना, तो वो अभी छूट नहीं रहा हमसे, ना छूटा जाएगा। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि जरूर जरूर ज्वाइन करें। मजा आएगा आप लोगों के साथ फिर से जुड़ने में सुबह भी। और भरत भैया आप तो स्पेशली ये जरूर ज्वाइन करें मेडिटेशन, क्योंकि जब आपके मेडिटेशन क्वेश्चंस निकलेंगे तो हमें सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। हमारी नॉलेज नहीं है इसलिए हमारे पास क्वेश्चंस नहीं होते ऐसे। नहीं, मैं बिल्कुल टीचर के ये सेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत फायदेमंद होंगे और क्लासेस लेने के लिए थोड़ा सा टाइम एडजस्ट नहीं आ रहा। नेक्स्ट वाला ध्यान वाला मैं जरूर ज्वाइन करने वाला हूँ। यही बात है भैया, वो दूसरी यही चीज में बात लगा है हुआ कि था। ईश्वर ने हमें ये वो मौका दिया है और मैम हमारे लिए निमित्त बन गई है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेडिटेशन तो मैं इसको मैम सीखने ही हूँ। सोमवार से ही स्टार्ट कर सकते हैं क्या सेशन अपना? अभी सोमवार से ही स्टार्ट कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है ये चीज का? मंडे से भी कर सकते हैं, कोई हाँ, दिक्कत मंडे नहीं है। से, क्योंकि सब लोग को फिर जो भी सोचने का थॉट प्रोसेस हो जाएगा उनका भी क्लोज हो जाएगा वो भी। एंड ठीक लेट्स है, मंडे स्टार्ट से की कर वो मंडे लेते, से कोई स्टार्ट कर दिक्कत नहीं, लेते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मंडे से कर लेते। हैं। जी मैडम, मेरा मुझे भी भी करना है जरूर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसलिए डर रही थी, गुरुजी आने वाले ना दिल्ली, तो आहार विहार में मतलब इन सब में थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा ड्यूटी लगा दी, तो मैंने कहा पता नहीं, पर आपका मिस दीदी नहीं करना चाहती हूँ। हर चीज के लिए टाइम जब हाँ हम हाँ हाँ, सोचते हैं तो इस निकल जाता है। वही मैनेजमेंट कर रही थी। देखिए, मैं ईश्वर प्रदेश आपको का भी एग्जाम है ना। एक चीज बताऊं, हाँ जी। जैसे हम अपने घर में एक बाई लगाते हैं, ठीक है, उसको पे करते हैं, राइट? क्या हम सोचते हैं कि इस महीने हम 10 दिन बाहर रखेंगे तो रहेंगे? एक काम करते 20 दिन के लिए भी हटा देते हैं। कितने लोग हटाते हैं बताइए? थम्स अप कीजिए। लेकिन जब हम योग की बात आती है या जिसमें हमारी सिद्धि होनी है, अरे अभी तो 5 दिन को बाहर जाना है, 5 दिन का मिस हो जाएगा, अगले बार से करते हैं। लेकिन वो जो 25 दिन का होगा, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। सोचते हैं हम किसका? 5 दिन के बारे में। और यही चीजें होती हैं कि हमको ऊपर नहीं उठने देती हैं, है ना? क्योंकि देखिए, जीवन में सबके कुछ ना कुछ चीजें तो लगी ही रहती हैं। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आज मैं अपना भी लूं तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं कि मैं एक भी दिन मिस ना हो। मुझे भी कई बार दिक्कतें आती हैं, तो हम उसे मैनेज करते हैं। नहीं तो नहीं मैडम, वो बात नहीं है। एक्चुअली वो गुरुजी का विहार कराना है ना दिल्ली में, तो वो उस चीज का, पर कोई नहीं, करते हैं उसकी भी। आप नहीं कराओगे नहीं, तो मैं टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। आपको पॉइंट नहीं कर मतलब रही आ हूँ, मैं एक जाएगा जनरल टाइम। बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ मैं जी। आपको पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ सविता जी, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि हमारे कैलकुलेशन ऐसे होते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हमको जिम भी जाना है, एरोबिक भी करना है, मैं सिर्फ एक ये योग के लिए नहीं बोल रही हूँ, जिसमें भी हमारी अच्छाई होने होती है, उसको हम अक्सर ऐसे करके टालते हैं। आप लोग भी सोचिएगा, अक्सर ऐसा होता है ना? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमको जो मिल रहा है उसको तो हमको ले लेना चाहिए। ठीक है, जो मिस हो जाएगा तो अगर वो भी कहीं ना कहीं से फिर मिल ही जाएगा। एक्चुअली हमें सोचने का हमारा तरीका थोड़ा-सा बदलना चाहिए। आज देखिए, हम एक शादी के लिए जाते हैं तो हम हो सकता है कि हमारे अगर 4 लोगों की फैमिली है तो 10-12 हज़ार के हम सिर्फ कपड़े ले लेते हैं। जिनको आप शोरूम से बाहर निकल के अगर बोलेंगे ना कि वापस बेच देते हैं तो वो ₹1 में भी नहीं जाएँगे। जो आप 4,000 5,000 की एक साड़ी ले लेते हैं और वो पहनेंगे कितनी? 5 बार भी नहीं पहनेंगे, ये भी श्योर है। वो हमको 5,000 देना नहीं अखरता है। लेकिन यदि कोई स्किल सीखना, सपोज़ मान लीजिए कोई एक डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है और वो बोले कि भई ₹500 महीने देना है और 3 महीने का कोर्स है। अरे यार, नहीं करते हैं, ₹500 लगेंगे, उसमें हमको फ्री चाहिए होता है। तो ये हम इंडियंस का माइंड सेटअप है कि हम स्किल पे खर्च नहीं करते हैं। जबकि स्किल पे हमको ज़्यादा खर्च करना चाहिए बजाय दूसरी चीज़ों के। क्योंकि वो स्किल ऐसी चीज़ होती है, वो हमारी आफ्टर डेथ भी हमारे साथ जाती है। क्योंकि आपका नॉलेज हमेशा आपके साथ ट्रांसफ़र होता है। आज आप यहाँ खड़े हैं, मतलब आपका पूर्व जन्म का कुछ नॉलेज था कि वो 100 लोगों में से आप 10 लोग यहाँ खड़े हैं।
अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे 100 के 100 खड़े हो जाते। तो आप इस जन्म में जितना चेतना को हायर कर लेंगे, जितना नॉलेज गेन कर लेंगे, जो स्किल ले लेंगे, वो सब आगे ट्रांसफर होगा। बाकी कोई भी चीज नहीं होती है। तो इस माइंड सेटअप को मतलब थोड़ा-सा विचार करिए, सोचिए। किसी भी चीज़ के लिए हम कई बार सोचते हैं कि जैसे अरे यूट्यूब में हमको वीडियो डालना है, एडिटिंग नहीं आती है। अब आ जाएगी तब सीखेंगे, अब इससे करा लेंगे, लेकिन हम उसके लिए 2000 रुपए खर्च नहीं करेंगे कि चलो हम 2000 में एक एडिटिंग कोर्स कर लेते हैं। ये किसी को भी मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, ये सबका यही है। हम जब नेट पे देखते हैं अरे फ्री वर्कशॉप है, चलो जॉइन कर लेते हैं। लेकिन यदि उसमें 99 रुपीज़ का भी कंट्रीब्यूशन है, अरे रहने दो बाद में देखेंगे। वो 5 दिन का, अरे 2 दिन मैं नहीं रहूँगी इसमें। सारे कैलकुलेशन हो जाते हैं, जबकि शायद वो 100 रुपीज़ तो हम घर के बाहर कदम रखते से ही ऐसे ही वो जाते हैं ना कि समझ में ही नहीं आते कि कहाँ गए। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमको अपने आप को थोड़ा-सा रिवायर करने की ज़रूरत है, अपने ब्रेन को। तो थोड़ा-सा कोशिश करें इस तरह से चेंज करने की। है ना? दीदी मेरा मैडम मतलब वो भी तो यहाँ वीकली किसी को अगर 3 पॉइंट डेज़ भी हम कर लेंगे ना, तो भी हमारे लिए मतलब सफिशिएंट हो जाएगा। मैं तो खैर एक्सरसाइज से 22-23 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है इस चीज़ का कि अगर हम हाफ एन आवर या वीकली 3 डेज़ भी कर लेते हैं, तो भी हमारा हो जाता है पूरा। सफिशिएंट। जी, रितु जी। मेरा भी यहाँ मतलब पॉइंट आउट करने का नहीं था एक्चुअली। यहाँ हमारे जो ग्रुप 1 है फर्स्ट ईयर के हैं, तो यहाँ थोड़े से सारे लोग ही जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज मेंशन की। क्योंकि मैं वहां पर तो मैसेज डाल रही हूँ लेकिन और ग्रुप्स मेरे पास नहीं है। क्योंकि मैम शुरू करने वाले हैं और स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा ज्यादा उसको समझेंगे। तो जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो तो एक बार ज्वाइन जरूर करें। क्योंकि मैम जब हमें इतना टाइम दे रही है तो हमारा भी फर्ज है कि हम ज्यादा से ज्यादा मिलकर के सब मैम से अपना बेनिफिट ले सके। निधि जी को तो वही टाइम चाहिए था, तो निधि जी से एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। बहुत दिन से मेरे से बोल रही थी हाँ दीदी मॉर्निंग मैंने ज्वाइन मैम करो। मैंने करा है कल बात दीदी से, हो गई थी मेरी बात। ठीक है ना? चलिए, तो और कोई क्वेश्चन है? मैम आपने मुद्रा पे नहीं कराया था हमें अभी। मुद्रा पर आपको करना है। हाँ मैम वो भी कराई दीजिए। मैडम मुझे भी करना है मुद्रा पे, मैंने भी अटेंड नहीं कर पाया था। नहीं हुआ नहीं है भैया मुद्रा ना अभी। अच्छा। हाँ, हाँ। तो हठ योग में जो मुद्राएं हैं उनको तो हम पहले देख सकते हैं क्योंकि उनके प्रेजेंटेशन वगैरह बने हुए हैं। फिर बाकी मुद्राओं को हम बाद में ले लेंगे, है ना? क्योंकि मेरा ये सोचना है कि अगर हम एग्जाम के बाद भी जुड़े रहते हैं और वीक में ऑल्टरनेट डेज 1 घंटे का रखते हैं, और वो सिर्फ ये कि सब बैठें और जो भी बातचीत करनी, जो भी डिस्कशन करना है, चाहे वो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से है, नेट एग्जाम के, या एक इन जनरल हो, तो मुझे लगता है एक ग्रुप बना रहेगा तो एक घंटा एक वो बहुत अच्छा निकल जाएगा। और उसमें सभी फ्री रहें, जो भी इंटरेस्टेड है वो आए। कोई चार्ज नहीं उसके लिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको अपना टाइम देना है और अपना इंटरेस्ट देना है ना? तो अगर 1 घंटे हम हफ्ते में 2 या 3 दिन भी बैठते हैं, है ना? डेली का हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि डेली में सभी के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो मैम जाता 3 है। दिन ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हफ्ते में एक दिन होगा ना तो कंटिन्यूटी टूट जाती है। हाँ, अगर वही 3 2 दिन या का 3 रहता दिन है मैं तो। बोल रही हूँ। 2 या 3 दिन जो भी पॉसिबल होगा, तो वो अपन करते हैं। निधि जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? मैम 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन है, अभी याद आए हुँ, हैं इतनी देर से। बोलिए। मैम जब बोलते हैं शिव का शक्ति से मिलन, तो क्या उसका हुँ, वर्ड मीनिंग ये निकल रहा है कि शिव जो मूलाधार में कुंडलिनी में लिंग में 3 साढ़े 3 सर्कल में हुँ, जो हुँ, सर्प था, हुँ। वो जागृत होके शक्ति से मिला, इसलिए शिव से शक्ति का मिलन बोला है क्या? हाँ, इसीलिए बोला गया है, शिव सनातन पर धर्म के इसीलिए हिसाब। क्या है कि वो शिव का लिंग है और सर्प भी उनकी निशानी है। बिल्कुल। तो देखिए, और जो रेप्टाइल्स हैं ना, सर्प हैं, ये मुझे नहीं मालूम उनका क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन हर धर्म में इम्पोर्टेंस है। आप देखिए चाइना में जाइए तो ड्रैगन फॉर्म में,
है ना। हमारे जैन धर्म में भी जाइए तो पार्श्वनाथ भगवान के इसमें देखिए, तो हर धर्म में इनको जो रेप्टाइल्स हैं इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो अब उसका रीजन जो भी हो, लेकिन हमेशा एक वो शिव या शक्ति के रूप में उसी को माना गया है। तो यहाँ पर भी चूंकि वो शिव से लिपटे हुई कुंडलिनी शक्ति होती है ना, तो वो जब ऊपर चढ़ती है तो वो शिव से मिल जाती है। मैम कुंडलिनी सेकंड क्वेश्चन शक्ति है ना, कुंडलिनी शक्ति है, वो सहस्रार में शिव से उसका मिलन होता मैम सेकंड ये कि जब नाड़ी की बात आती है ना, ईड़ा और पिंगला, तो वो क्यों ऐसे स्पाइरल वेव में ही जारी है, जबकि कुंडलिनी जागरण सीधा होता है, वो होना चाहिए ना, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पाइरल फॉर्म में है। नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा आप शायद कंफ्यूज हैं। जो ईड़ा पिंगला है वो तो स्पाइरल है, आपको क्लियर है। लेकिन जो कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है वो सुषुम्ना नाड़ी में चढ़ती है। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एकदम स्ट्रेट ट्यूब के जैसी है। आप पिक्चर में देखिए, बीच में एक ऐसी सुषुम्ना नाड़ी होती है और फिर ऐसे स्पाइरल ईड़ा पिंगला होती है। तो जो चक्रास की पोजीशन है वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी 3 नाड़ियां हैं, चित्रा, ब्रह्मा और एक और कौन सी है, वज्र। तो उसमें जो सबसे अंदर ब्रह्म नाड़ी है उसमें चक्रों की पोजीशन है। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर चढ़ती है। हाँ तो वो स्ट्रेट ही है। मैम, तो ईड़ा पिंगला ऐसे स्पाइरल वेव में क्यों जा रही है? वो भी तो ये सीधी जा सकती है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्रतीक है। और चूंकि अगर मान लीजिए एक तरफ से पैरासिम्पैथेटिक और एक तरफ से सिंपैथिक जाता, तो एक सिस्टम चीजों को एक्टिवेट करता है, एक डीएक्टिवेट करता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड से एक सिस्टम है जो डीएक्टिवेट करता, तो वो लेफ्ट साइड पूरा डीएक्टिव रहता, राइट एक्टिव रहता। लेकिन स्पाइरल होने से वो दोनों सिस्टम बैलेंस होते हैं और बॉडी के दोनों पार्ट को बैलेंस कर पाते हैं। इसीलिए हमारी हार्ट बीट, पल्पिटेशन, ब्रीदिंग, ये सब बैलेंस रहती है। जैसे आप मान लीजिए बहुत फास्ट दौड़ना शुरू करते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट होती जाएगी, हार्ट बीट फास्ट होती जाएगी, है ना। लेकिन जब आप रुकते हैं तो धीरे धीरे वो फिर से नॉर्मल पोजीशन तक आएगी। तो ये एक हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। तो ये स्पाइरल है, इसीलिए ये मैकेनिज्म हो पाता है, क्योंकि ये दोनों पोर्शन को मेंटेन करती है। ठीक है। आज समझ आया है। थैंक यू। प्रीति जी। मैम मेरा ये ठीक से क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी मैं, तो मैम रिकॉर्डिंग इसकी हुई है हाँ, क्या? इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं डाल दूंगी, है ना। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एक और चीज आपसे समझनी थी, थोड़ा मैं अलग से कनेक्ट कर सकती हूँ आपको? हाँ बिल्कुल। ठीक है मैम। लेकिन आज मैं मत क्लास, करिएगा, आज मुझे थोड़ी आउट ऑफ जबलपुर जाना है ना। तो हाँ हाँ, कल आप फिर बहुत कभी मेजर भी। थिंग नहीं है मैडम, वो मेडिटेशन से रिलेटेड ही है कुछ, तो आई विल नॉट टेक मच टाइम, जस्ट 2-4 मिनट मैम। हाँ हाँ ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 बजे तक निकलूंगी, आप उसके पहले कर लीजिएगा, क्योंकि फिर वो जी कार में कभी वॉइस क्लियर आती है, कभी नहीं आती है जी ना। जी 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 तो जी, आप 2 के पहले कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैडम मैम। मुझे भी करने हैं, मैं कल कर लूं? आज मैं कहीं हाँ बाहर कल हूँ, कर लीजिए, कल कर लीजिए टाइम आप आप बता देना। 12 के बाद आप कभी भी कर लीजिए, है ना, क्योंकि ठीक 12 है, बजे तक मेरी क्लासेस रहती हैं। हाँ जी, उसके बाद मैं फ्री रहती हूँ, ठीक तो आप फिर कर लीजिए। ठीक। है, ओके। थैंक यू। तो आई थिंक सभी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मैडम एक चीज और जानना है, कुछ प्राणायाम में बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट कम होता है, तो इसका क्या कॉम्बिनेशन है? प्राणायाम से मेटाबॉलिक रेट का क्या कॉम्बिनेशन आता है? ये मैं अभी प्राणायाम से हर चीजें जो हैं वो थोड़ी सी डीएक्टिव होती हैं, पैसिव मोड में जाती हैं। मन स्थिर होता है, ब्रीदिंग बहुत धीमी हो जाती है, हार्ट बीट कम हो जाती है, बीपी भी आपका एक डाउन हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म जब कम होता है तो ये सारी चीजें भी कम होती हैं। अगर मेटाबॉलिज्म कम नहीं होगा तो आपका माइंड जो है वो स्थिर ही नहीं होगा, घूमता रहेगा इधर उधर।
है ना। तो इसीलिए इसमें चूंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो हमारे सारे ऑटोनॉमस फंक्शंस को स्लो कर देता है, डाउन कर देता है ना। लेकिन कुछ प्राणायाम ऐसे भी हैं जिनमें बढ़ जाते हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, ना, तो उसमें ये मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, या सूर्य भेदी हुआ, तो इनमें ये चीजें बढ़ती हैं। ठीक है भाई। ना, और अगर हम कपालभाति को मान लीजिए प्राणायाम के रूप में लेना है तो कपालभाति में भी बढ़ेगा। तो इसलिए प्राणायाम में चूंकि हम तैयारी कर रहे हैं प्रत्याहार की, प्राणायाम क्या है, एक सीढ़ी है प्रत्याहार तक पहुंचने की। प्रत्याहार में हमको बाहर से डिटैच होना है, अंदर से जुड़ना है। तो जब तक अंदर पूरी शांत नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, तब तक अंदर एंटर करना ही मुश्किल हो जाएगा। होता ना, आप किसी के घर गए, मान लीजिए अंदर से बहुत लड़ाई की आवाजें आ रही हैं, तो आप सोचेंगे रहने दो, नहीं जाते हैं अंदर, फिर किसी दिन जाएंगे। होता है ना। तो वही होता कि जब तक अंदर शांति नहीं होगी तब तक आप अंदर जुड़ेंगे ही नहीं। तो प्राणायाम चूंकि प्रत्याहार की पहली सीढ़ी है, तो इसलिए वो तैयारी कराती है आपको अंतः जगत से जोड़ने की। और अंतः जगत में बहुत साइलेंस है, और एक तरह से बहुत सारी जगह ऐसा कहा गया है कि जो ये साइलेंस है, ये ईश्वर के शब्द हैं, स्पीच ऑफ गॉड कहा गया है साइलेंस को। तो वो साइलेंस इतना खूबसूरत होता है। इसमें जब मेडिटेशन में आपको इनर साउंड या साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन कराऊंगी, वो हालांकि काफी बाद में होगा क्योंकि एडवांस मेडिटेशन है, तब आप उस चीज को फील कर पाएंगे कि वो अंदर से कितनी खूबसूरती से वो साइलेंस का साउंड आता है। तो जब तक ये मेटाबॉलिज्म और सारी चीजें थोड़ी डाउन नहीं होंगी तब तक, अब आप इमेजिन करिए कि आप मान लीजिए सोच रहे हैं अंतः जगत से जुड़ने की, आप बहुत दौड़ के आए, आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, आपका रेस्पिरेटरी जो रेशियो है वो बढ़ा हुआ है, तो आप तो कभी नहीं जुड़ पाएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। या आप खाना खाए हैं, आपकी जठर अग्नि तेज है, डाइजेस्टिव फायर बढ़ी हुई है, और उस समय आप सोचें कि मैं अंदर से जुड़ जाऊं, संभव ही नहीं होगा। तो ये जो अष्टांग योग बनाया है ना, ये डिजाइन इतनी खूबसूरती से किया है ना कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है सही मायने में देखा जाए। और ये वाकई इसको हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल जीरो पे खड़ा है, एक बिगनर है, उसको ये पूरा समाधि से मोक्ष मार्ग तक ले जा सकता है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है। तो इसीलिए प्राणायाम का वो एक कंपलसरी एक साइड इफेक्ट ही कह सकते हैं हम, पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऐसा कह सकते हैं। मेटाबॉलिक रेट डाउन होगा तो फैट बनने की प्रोसेस पे, ओबेसिटी पे इससे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। हाँ, इसीलिए बोलते हैं योगी को सात्विक भोजन करना चाहिए। योगी को हमेशा आधा पेट भोजन करना चाहिए, 1/4 पानी 1/4 खाली। आप उसके साथ अगर आहार को भी फॉलो करें तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना, उसको आप बहुत यूनिट्स में नहीं बांट सकते। एलोपैथी जरूर यूनिट में बांट लेती कि भाई ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, लेकिन आप नहीं बांट सकते हो। आप पानी पियोगे तो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट होगा ही होगा, आप चाहो या ना चाहो। आपने कोई टेबलेट खाई तो उसका हो सकता है एक टारगेट एरिया हो, लेकिन बाकी जगह भी इफेक्ट होगा। ये पॉसिबल है कि एक जगह 50% हो रहा है, बाकी में रेस्ट 50 हो रहा है पूरी बॉडी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी चीज को यूज करो तो उसका इफेक्ट कंप्लीट बॉडी में ना हो। जैसे हम आसन करते हैं तो हो सकता है टारगेट एरिया आपका कोई एक अलग हो, उस पर अधिक इफेक्ट हो, लेकिन बाकी सब पर भी इफेक्ट होगा। एक पैसिव इफेक्ट तो कंप्लीट बॉडी में ही होगा। तो ये चीजें यूनिट के रूप में ही हम बॉडी को लेके चल सकते हैं। थैंक यू। वेलकम। इन सभी के